आइसोमेरिज्म, जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है उसको समझने से पहले हम एक टॉपिक समझेंगे, दैट इज क्या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी या फिर इसे क्या बोलते हैं डीबी। अगर ये टॉपिक समझ आ गया तो जो फर्दर आगे के टॉपिक है जैसे कि मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये सारे टॉपिक्स बहुत इजीली समझ आ जाते हैं। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी किसी कंपाउंड में क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है प्लस नंबर ऑफ रिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। अब जो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है डीबी का, वो हमें देखना है। डीबी इज इक्वल टू क्या होता है, कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हैलोजन माइनस नाइट्रोजन बाय 2। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें डीबी के बारे में समझना है कि अगर किसी कंपाउंड का डीबी का वैल्यू अगर 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हम उससे किस किस टाइप के आइसोमर्स बना सकते हैं। अगर वो चीज समझ आ गई है और ये जो पर्टिकुलर चीज लिखवाया जा रहा है अगर ये चीज याद हो जाएगा तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो हम इस चीज को पहले लिखेंगे, पहले समझ लो इस चीज को, फिर उसके बाद कैसे ये क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट होगा वो चीज हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या समझना है कि मान लो अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, और उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, कंपाउंड विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और अगर उसकी डीबी की वैल्यू कितनी जा रही है, अगर उसकी डीबी की वैल्यू 0 आएगी तो समझ लेना कि उससे हम क्या बनाएंगे, एल्केन के आइसोमर्स बनाएंगे, ठीक है। उससे क्या बनेगा, एल्केन के आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। अगर डीबी की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, तो क्या बन सकता है, एल्कीन बनेगा और साइक्लो एल्केन बनेगा, साइक्लो एल्केन। अगर डीबी की वैल्यू 2 आ जाए, डीबी की वैल्यू कितनी आ जाए, 2 आ जाए, तो क्या क्या बन सकता है, एल्काइन बन सकता है, डाईईन बन सकता है और साइक्लो एल्कीन बनेगा। ये चीजें तब बनेंगी जब कंपाउंड में सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो और उसकी डीबी के वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो मान लो अगर कितना है, 0 आए, 1 आए, 2 आए, तो ये सारी पॉसिबिलिटी है। एग्जांपल में मैं अभी समझा देती हूँ, जैसे मान लो अगर C2H6 दे रखा हो, अब हमें बताना है कि C2H6 से कौन कौन से पॉसिबल फंक्शनल आइसोमर्स बन सकते हैं वो बनाने को बोल दिया जाए, तो कैसे सॉल्व करोगे। C2H6 दिया है, देखो इसमें क्या दिख रहा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसका डीबी निकाल लो, डीबी कितना निकल के आएगा, 2 + 1 3 माइनस क्या हो जाएगा, -6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 - 3 0, मतलब इसका डीबी का वैल्यू कितना आ रहा है, 0। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि कंपाउंड के पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, डीबी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ एल्केन बना सकते हैं और एल्केन के जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स है वो बना लो, ठीक है। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस किए जाते हैं। अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे जब हम फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है, अगर कंपाउंड में, कंपाउंड विथ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अब क्या क्या आ गया, कंपाउंड में एक चीज ऐड हो गई है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी आ गया। अब अगर इसकी डीबी की वैल्यू 0 होती है तो समझ लो वहां पे 2 पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं, एक अल्कोहल का बनेगा और एक ईथर बन सकता है, ठीक है। और अगर डीबी की वैल्यू 1 आती है तो समझ जाओ क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा और कीटोन बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, ठीक। तीसरा क्या है, अगर कंपाउंड में कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और 2 ऑक्सीजन हो, ठीक है, यहां पे बता रही हूं, कंपाउंड विथ कार्बन, हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, और अगर डीबी की वैल्यू कितनी आए, 1 आए, तो यहाँ पे बनता है एसिड बनेगा या फिर ईस्टर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कंपाउंड के पास अगर कार्बन, हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन हो जाए और तब अगर उसकी डीबी की वैल्यू कितनी आती है, 2, तो क्या बनेगा, कंपाउंड हैव
कार्बन, हाइड्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, Db की वैल्यू अगर 2 आती है तो एनहाइड्राइड बनता है, ठीक है। और हमें पता भी है एनहाइड्राइड में कितने ऑक्सीजन होते हैं, 3। एसिड और ईस्टर में कितने ऑक्सीजन होते हैं, 2 ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या देखोगे, अगर कंपाउंड में, कंपाउंड विथ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन हो, और अगर Db की वैल्यू हमारी कितनी आए, 0 आ जाए, और अगर Db की वैल्यू एक बार क्या आए, 2 आए, तो जब 0 आती है तो अमाइंस के बनने की पॉसिबिलिटी होती है। और अमाइंस भी कौन कौन सा बना सकते हैं, हम तीनों बना सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। और जब Db की वैल्यू 2 आएगी तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। अब एक लास्ट पढ़ना है हमें कि अगर कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी आ जाए तो क्या बन सकता है। देखो, अगर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो और ऑक्सीजन भी आ जाए, और अगर Db की वैल्यू कितनी आती है, 1 आ जाए, तो क्या बनता है, यहाँ पे अमाइड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक पॉइंट नोट करना है, अगर हम इन सबको देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि Db की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, ठीक है। Db की वैल्यू यहाँ पे जितने भी A से F तक हमने पढ़ा है, यहाँ पे Db की वैल्यू मैक्स टू मैक्स 0 से कितना जा रही है, 2 जा रही है, ठीक है। ये चीज हमें दिखी यहाँ पे। अब एक बात याद रखो, जब Db की वैल्यू 3 से 7 के बीच में आएगा, अगर Db का वैल्यू कितना आ जाए, 3 to 7 के बीच में आएगा, तो याद रखना कि कंपाउंड विल हैव अ रिंग। कंपाउंड के अंदर क्या होगा, कंपाउंड मस्ट हैव अ रिंग, ठीक है। अगर Db की वैल्यू अभी तक हम जितने पढ़ रहे थे, इन सब में क्या होगा, 0 to 2, 0 to 2 में ही वेरी कर रहा है। लेकिन अगर Db की वैल्यू 3 से 7 के बीच में आती है, तो एक बात याद रखना कि तब कंपाउंड के पास पक्का कोई ना कोई एक रिंग होगा, ठीक है। तो ये बात थी समझने वाली। अभी तक मैंने रिंग वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है, जो रिंग वाला पोर्शन है वो मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगी तब वो पोर्शन पढ़ाऊंगी। तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शनल आइसोमर को पढ़ेंगे। अभी तक हमने देख लिया, Db को समझ लिया, अब हम उसे यूज करके फंक्शनल आइसोमर्स को समझेंगे, जिसके लिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से पॉसिबल फंक्शनल आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल आइसोमर्स को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि फंक्शनल आइसोमर्स होते कौन है। देखो, आइसोमर्स कौन होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन तो सब में चलेगा कि दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट क्या अलग होगा, बट दे विल हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बट विल हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स को के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम Db का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। Db इज इक्वल टू क्या होगा, कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हैलोजन माइनस नाइट्रोजन बाई 2। ये हो गया Db का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज कौन सा दे रखा है, C2H6O, ठीक है। अभी मैंने Db वाले में क्या बताया था कि कंपाउंड में चेक करो पहले कि क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि कंपाउंड के पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या आता है, इसका Db निकालो। अगर हम इसका Db निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 + 1 3 माइनस क्या होगा, 6/2 कितना हुआ, 3 3 - 3 कितना हो गया, 0। मतलब इस कंपाउंड का Db कितना निकल के आ रहा है, 0। अगर कंपाउंड के पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, Db 0 आ रहा था, तो वहां पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहाँ पे दो चीजें बनेंगी, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा और ईथर बनेगा। इसका मतलब C2H6 से एक बार अल्कोहल बनाओ और एक बार ईथर बनाओ, और जो दो कंपाउंड्स बनेंगे उनका क्या दिख रहा है, फॉर्मूला तो सेम है, बट दे विल हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे कि पहले मैं इससे अल्कोहल बनाती हूँ, तो 1 2 2 कार्बन बना लो और ऑक्सीजन। अल्कोहल बनाना है तो OH लगाओगे, अब बची वैलेंसी पूरी कर लो, CH3 CH2। देखो यही तो बनेगा, C2H6O बन गया हमारा।
ये हमारा क्या बना है, इथेनॉल, इथेनॉल बन गया। ठीक, अब इसी फॉर्मूले से ईथर कैसे बना सकते हो, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, आर ओ आर, वेयर आर कैन बी सेम कैन बी डिफरेंट। ठीक है, अब आर ओ आर कैसे बनाओगे, एक बीच में ऑक्सीजन रख लो और दो कार्बन है ना, तो एक कार्बन इधर रख लो, एक कार्बन इधर, तो CH3 तो ये बन गया। इसका नाम क्या होता है, मिथॉक्सी मीथेन कहेंगे हम इसे। ठीक है, तो इसे क्या बोलोगे, मिथॉक्सी मीथेन। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये इथेनॉल और मिथॉक्सी मीथेन दोनों के फॉर्मूले तो सेम है ना, दोनों ही C2H6 से ही बना है, बस दोनों में अब क्या डिफरेंट हो गया, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। मतलब अब हम ये कर चुके हैं, ये वाला करेंगे C2H4O2। ठीक है, C2H4O2। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, कार्बन के नंबर मत गिनने लग जाना, कार्बन तो सब में क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन एक एक ही है, ऑक्सीजन के नंबर हमें देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड के पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है। ठीक है, दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे डीबी नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि बताया गया था कि जब कंपाउंड के पास कार्बन हाइड्रोजन और सिर्फ दो ऑक्सीजन होते हैं तब एक ही पॉसिबिलिटी था, कौन सा, एसिड और ईस्टर का, तो वहां पे डीबी नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। बाकियों में क्यों निकाल रहे थे, यहाँ पे कंपाउंड के पास कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, लेकिन डीबी कुछ आ सकता था ना, यहाँ पे वन भी आ सकता था, डीबी 0 भी आ सकता था, इस वजह से यहाँ पे हमें निकालना पड़ा। यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे दो चीजें बनेंगी, या एसिड बनेगा और ईस्टर बनेगा। तो बस इस फॉर्मूले से एक बार एसिड बना दो, एक बार ईस्टर बना दो, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। तो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, COOR। तो देखो C2H4O2 से एसिड कैसे बनाओगे, देखो कैसे बन सकता है, COOH, ये चीज तो रहेगी ना एसिड में। अब दो कार्बन में से एक कार्बन यूज हो गया, बच क्या गया, एक कार्बन, तो ये यहाँ पे लगा दो CH3, तो ये क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। अब इसी तरीके से हमें इसमें बनाना है, इसमें भी दो कार्बन में से एक कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप में यूज हो जाएगा, दैट इज COO, और O के साथ R पार्ट कोई जोड़ना है तो क्या जोड़ोगे, CH3 जोड़ दो, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों हो गए एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स, इसका नाम क्या होगा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल मिथेनोएट। क्या बोलोगे इसे, मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स, ये हो गए एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स। अब देखो हमें कौन सा करना है, सी वाला पार्ट कर लो, दैट इज C3H6O। ठीक है, ये करना है। कंपाउंड के पास क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसका डीबी निकाल लो, तो डीबी कितना आ जाएगा, 3 + 1 4, 4 माइनस क्या हो जाएगा, 4 - 3 1, दैट इज कंपाउंड के पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और डीबी की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, वन इज एल्डिहाइड और अदर इज कीटोन, एल्डिहाइड बनेगा और कीटोन बनेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से एक बार हमें एल्डिहाइड बनाना है, कीटोन बनाना है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO, और कीटोन क्या होता है, C+O। ठीक है, तो कैसे बना सकते हो, एल्डिहाइड में एक कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप ही ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, C+OH, ऐसे बना दिया। बचे कितने कार्बन, दो कार्बन बच जाएंगे, तो एक कार्बन दो कार्बन, CH3 CH2, गिन लो, C3 है, H6 होना चाहिए, 3 2 5 6 और एक ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये बन गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, अब प्रोपेनल बन गया। अब हमें कीटोन भी तो बनाना है, तो कीटोन कैसे बनाओगे, कीटोन में एक कार्बन मिडिल में होगा अपने ऑक्सीजन के साथ, और दो कार्बन यहाँ पे बना दो, ये हो गया। इसमें भी सेम ही फॉर्मूला है, 3 कार्बन 6 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनन।
प्रोपेनन। अब देखो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनल एंड प्रोपेनन आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे इनोल फॉर्म भी बन सकता है। इनोल फॉर्म कैसे बनेगा, जो ये बीटा हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब इनोल फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH, ये बन गया। ये इसका क्या है, प्रोपेनल का इनोल फॉर्म है। इसका हाइड्रोजन यहाँ चला गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, क्या बोलोगे, प्रोप इन वन ओल, प्रोपिनोल। ये क्या है, प्रोपेनल का इनोल फॉर्म है। ये क्या है, प्रोपेनल का इनोल फॉर्म है, ठीक है। ऐसे ही प्रोपेनन का भी इनोल फॉर्म बना सकते हो, कैसे, इन दोनों में से ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, बीटा कार्बन का रोल प्ले कर रहे हैं, तो इनका हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दो, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो, चाहे यहाँ कर दो चाहे यहाँ कर दो। अब हम C4H6 वाले को सॉल्व करेंगे। अगर C4H6 को हम देखें तो यहाँ पे क्या है, कार्बन है और सिर्फ हाइड्रोजन है। Db निकाल लो, कितना आएगा, Db आ रहा है यहाँ पे 5 - 3 2, मतलब अगर 2 आ रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, यहाँ पे एल्काइन बन सकता है और डाइईन भी बन सकता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसको बनाएंगे, एल्काइन को बनाएंगे। अब एल्काइन कैसे कैसे बन सकता है, 1 2 3 4, एल्काइन बनाना है तो ट्रिपल बॉन्ड लगाना होगा, हमने लगा दिया, 4 CH2 CH3, ये बन गया एल्काइन। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 ब्यूट 1 आइन, ये बोलोगे इसे, ठीक है। अब एल्काइन ऐसे बन सकता है, एक और पॉसिबिलिटी भी तो है कि हम ये ट्रिपल बॉन्ड को बीच में लगा दे, तो इसका मतलब इस एल्काइन का एक और आइसोमर बन सकता है, और वो कैसा बनेगा, C ये बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, 3 1 4 3 1 4, इनकी वैलेंसी हो गई CH3 CH3, तो इसे क्या बोलोगे, 1 2 3 4 ब्यूट 2 आइन, ब्यूटाइन बोलोगे इसे, ब्यूट 2 आइन। इसका मतलब एल्काइन के यहाँ पे 2 आइसोमर्स बन रहे, एक बार जब ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, एक बार जब ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे। तो इस बात से ये समझ लो कि अगर कभी किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म का अगर 2-4 आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी है तो वो बना लेना। अब देखो एल्काइन हमने बना लिया, अब हम डाइईन बनाएंगे। डाइईन मतलब इसी फॉर्मूले में 2 बार क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। तो डाइईन कैसे बना सकते हो, 1 2 3 4, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ कर लो, एक बार डबल बॉन्ड ऐसे लिख लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 2 4, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, CH2 CH CH3, तो इसका नाम क्या रखोगे, 1 2 3 4, इसे क्या बोलोगे, ब्यूट, क्या हो जाएगा, 1 2, ब्यूट 1 2 डाइईन होगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे डी वर्ड आ रहा है, जब वॉवेल्स को छोड़ के कोई भी अलग अल्फाबेट आता है, मतलब AEIOU और Y को छोड़ के अगर कोई दूसरा अल्फाबेट आता है तो हमेशा यहाँ पे A जुड़ेगा, तो ब्यूटा हो जाएगा, यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, ब्यूटा 1 2 डाइईन, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और पॉसिबिलिटी इसको भी है बनाने का, हम क्या कर सकते हैं, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ बना दो, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ बना दो, तो इसको कैसे लिखोगे, CH2 CH CH CH2, ऐसे भी तो बना सकते हो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ब्यूट 1 क्या हो जाएगा, 3 डाइईन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए वर्ड ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब C4H6 से आइन के और डाइईन के 2 पॉसिबल आइसोमर्स हमने बना लिए हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा जो हमने डीबी पढ़ा था उसको हम सब में यूज करेंगे। देखना जब हम मेटामेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे भी डीबी का यूज हो रहा है, रिंग चेन आइसोमर्स पढ़ेंगे वहां पे भी डीबी का यूज हो रहा है। तो अभी हमने C4H6 कर लिया, अब हम किसको करेंगे, C3H9N को।
C3H9N, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड के पास क्या है, कंपाउंड विथ कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। और अब अगर इसका डीबी निकालो तो कितना निकल के आएगा, डीबी अगर निकालोगे तो कितना आएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा, माइनस क्या होगा 9, 9 है, 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा ना, लेकिन 9 में से नाइट्रोजन का एक नंबर घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 4, मतलब 4 - 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो कंपाउंड के पास जब कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और नाइट्रोजन होता है, और अगर उसकी डीबी कितनी आती है 0, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहाँ पे अमाइन बनेगा। और अमाइन भी कौन कौन सा बना सकते हो, यहाँ पे अमाइन बनेगा, और अमाइन में भी क्या बना सकते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो कैसे बनाओगे, ये कैसे बनेगा 1 2 3 NH2 CH2 CH2 और CH3, नंबर गिन लो, कार्बन 3 होने चाहिए 1 2 3, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 9, 3 2 5 6 7 8 9 और एक नाइट्रोजन, ये हो गया। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बना सकते हो, इसी 3 कार्बन में से नाइट्रोजन की एक साइड 2 कार्बन लगा दो और एक साइड 1 कार्बन लगा दो, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा NH, यहाँ पे CH3 लगा दो और यहाँ पे CH3 CH2। अब अगर देखा जाए तो 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो ये क्या होगा, ये 2 डिग्री अमाइन है। अब तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, इसी फॉर्मूले में तुम्हें 3 डिग्री अमाइन बनाना है, तो नाइट्रोजन के तीनों तरफ क्या कर दो, एक एक मिथाइल ग्रुप लगा सकते हो। तो इसका मतलब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, N, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH3। तो ये बन गया हमारा 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये क्या कहलाएगा प्रोपेन अमाइन, इसे क्या बोलोगे प्रोपेन अमाइन। अगर इसे देखो तो इसे क्या लिखोगे, देखो नाइट्रोजन ना जब अमाइन का नोमेनक्लेचर करते हो तो नाइट्रोजन हमेशा मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ अपने आप को रखना चाहता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे N मिथाइल, मतलब जो छोटा वाला पार्ट होगा ना चेन का उसे हम आगे लिखेंगे और नाइट्रोजन को मेन ये बड़े मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ रखेंगे। तो इसका मतलब इसे कैसे लिखोगे N मिथाइल क्या हो जाएगा इथेन अमाइन, इथेन अमाइन। समझ आ गया होगा। अगर मान लो इसी को मैं समझाने के लिए बताऊं, अगर यहाँ पे इस साइड 2 कार्बन लगे होते, इस साइड 4 कार्बन लगे होते, तो उसे कैसे नेम करते N इथाइल प्रोपेन अमाइन। मतलब ये है कि नाइट्रोजन अपने आप को हमेशा मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ रखना चाहता है, ठीक है। अब अगर तीसरे वाले को नेम करोगे तो कैसे करोगे N, डाई मिथाइल मीथेन अमाइन, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा N, डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम कि प्रोपेन अमाइन, N मिथाइल इथेन अमाइन और N, डाई मिथाइल मीथेन अमाइन आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये हो गया हमारा C3H9N का। अब हम सबसे लास्ट वाला करेंगे जो कि क्या है C2H3N, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका डी कंपाउंड के पास क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। अगर हम इसकी डीबी की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी डीबी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसकी डीबी की वैल्यू देखो 2 निकल के आएगा। और 2 निकलने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो साइनाइड बनेगा या तो आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइनाइड बन सकता है या फिर आइसोसाइनाइड बनेगा, आइसोसाइनाइड। साइनाइड बनाना है तो कैसे बनाओगे, देखो साइनाइड बनाना है तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। देखो 2 कार्बन करने ना, 2 कार्बन लगाने, तो 2 कार्बन में एक कार्बन तो साइनाइड ही यूज कर लेगा ना, तो इसलिए सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप उससे जुड़ जाएगा, ठीक है। और इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा
इथेन नाइट्राइल बोलेंगे हम इसे, ठीक है, इथेन नाइट्राइल, ये हो गया। अब अगर देखो इसी से हमें क्या बनाना है, आइसोसाइनाइड बनाना है, तो आइसोसाइनाइड कैसे बनता है, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, कार्बन पे माइनस चार्ज, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये क्या होगा हमारा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। तो आई होप फंक्शनल आइसोमर्स क्लियर होगा। तो बस ये था हमारा फंक्शनल आइसोमर्स का वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, मेटामेरिज्म। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।